नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मॉडल टेस्ट पर तो मैंने सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए भारत के इतिहास पर कुछ मॉडल टेस्ट पेपर में लेके आया हूं, जो केवल आपको सुनना है और देखना है। जरूरी नहीं वही क्वेश्चंस आएगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। किस प्रकार बनाए इसको देखते हुए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चंस आ सकता है कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग रूप में उकेरा गया। बस इतना ही लिखना काफी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है? वैसे आप लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आरंभ होता है 1750 से 2500 ईसा पूर्व का है, जबकि ये वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व का है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो चित्र लिपि थी, जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। वैदिक सभ्यता की लिपि संस्कृत में लिखी गई थी, जिसको पढ़ी गई थी। सिंधुवासी अगर बोला जाए तो सिंधुवासी घोड़ा से और लोहा से अपरिचित थे, जबकि वैदिक सभ्यता वाले जो थे ये घोड़े से भी परिचित थे और लोहे से भी परिचित थे। इस प्रकार का भी लिखा जा सकता है। त्रिपिटक क्या है? तो आपको मालूम है त्रिपिटक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया: भिन्न पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जैन धर्म में अणुव्रत सिद्धांत को वर्णन करो। तो जैन धर्म ग्रंथों में 5 अणुव्रत का सिद्धांत बोला जाता है: अहिंसा अणुव्रत, सत्यानुव्रत, असत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। सबका थोड़ा थोड़ा तो वर्णन करना है। तो अहिंसा माने मन से भी और तन से भी किसी प्रकार के किसी से हिंसा नहीं करना। सत्यानुव्रत माने हमेशा सत्य बोलना। असत्य ये अणुव्रत मतलब होता है चोरी न करना। और ब्रह्मचर्य माने अपने जो कामेंद्रियों को आपको और ज्ञानेंद्रियों को जो भी है आपका जो है इंद्रिय निग्रह, सिंपल सी अगर बात करूं तो इंद्रिय निग्रह करना। अपरिग्रह मतलब होता है संपत्ति को अर्जित ना करना। ये इनका पांच व्रत कहा जाता है। गंधार शैली क्या है? तो भारतीय एवं यूनानी आकृति का सम्मिश्रण शैली गंधार शैली है। इस शैली का प्रमुख संरचक शक एवं कुषाण थे, जिसमें कनिष्क मुख्य हुआ करते थे। जो गांधार शैली का सबसे ज्यादा विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है: दीवान ए बंदगान, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए कोही, दीवान ए अर्ज विभाग का गठन किसने किया है? तो आपको उत्तर होगा दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक का है, दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी का है, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक का है और दीवान ए अर्ज बलबन का है। दीवान ए बंदगान ये जो था ये गुलाम पालने का बड़ा शौकीन था, जिसके तहत फिरोज तुगलक दीवान ए बंदगान का गठन किया था। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने गठन किया था। दीवान ए कोही वास्तव में कृषि विभाग से संबंधित था और दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था, जो बलबन ने गठन किया था। मनसबदारी व्यवस्था क्या? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने लेके आए थे, मंगोलिया से लेकर आया था। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है और मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। क्वेश्चन बन सकता है स्थायी बंदोबस्त क्या है? आपको मालूम है स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ में 10% व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई, जो 22 मार्च 1793 को स्थायी बंदोबस्त के रूप में ले लिया। इसमें जमींदारी प्रथा को ज्यादा महत्व दिया गया। इसमें किसानों को दुर्दशा हुई थी। आर्य समाज पर टिप्पणी लिखिए। तो दयानंद सरस्वती 7 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। इसके अलावा इन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। चंपारण में 3 कटिया प्रथा पर क्या तात्पर्य? क्वेश्चन बन सकता है। तो 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों में चंपारण में किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह भी निश्चित कर लिया था कि उन्हें अपनी जमीन का 3/20 भाग भूभाग नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। नील की खेती करने पर जो जमीन जो बंजर हो जाया करता था और बंजर होने पर किसानों को बहुत ज्यादा घाटा होता था, इसीलिए किसान विरोध कर रहे थे। भूदान आंदोलन, ये आपको खंड 2 में 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, अर्थात 60 शब्दों में आपको वर्णन करना होगा। भूदान आंदोलन क्या है, इसका वर्णन कीजिए। तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोंचमपल्ली ग्राम से किया गया। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि के संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। आचार्य विनोबा भावे ने 1950 के दशक में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया।
क्वेश्चन बन सकता है, रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सन मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट ने 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु इस संवैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान था। हुआ ये आपको मालूम है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से यहाँ पर सुधार कार्य हुआ और सुधार कार्य में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट आया, जिसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया था और यह बोला गया था कि हर 10 साल के बाद इसकी एक समीक्षा होगी। लेकिन इस बार जो समीक्षा हुई थी 2 साल पहले ही 1927 में आ गया था, जिसका लोग विरोध कर रहे थे। आयोग ने यह देखना था कि अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा, किंतु ब्रिटेन कि सरकार ने इसकी समीक्षा के 2 वर्ष पूर्व नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कुल 7 सदस्य थे। क्वेश्चन है, बटलर समिति का वर्णन कीजिए। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों को जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। मुगल कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। मुगल प्रशासन के दौरान जिले के सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा प्रांत कई सरकारों जिलों में बटा हुआ था। सरकार को पुनः परगना और महल में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार में प्रमुख अधिकारी फौजदार, गुजार, काजी, कोतवाल, बितकची और खजानदार होते थे। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे और मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। क्वेश्चन बन सकता है, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कैसे हुआ? भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिसने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन के दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों तथा शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर और मीराबाई ने संभाली थी। क्वेश्चन बन सकता है, अशोक के शिलालेख का वर्णन कीजिए। अशोक के इतिहास में मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इनके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है साहबजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, किरनार, धौली, जौगढ़, एरागुड़ी, सोपरा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अब आपको जो बताना है 3 में, इसमें जो आपको बताना है कि कम से कम 100 शब्दों में बताना है। 8 अंकों के लिए क्वेश्चन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मौर्य काल में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र में ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्तों के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों का देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासन था। उपयुक्त पदाधिकारी के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी थे। पणा अध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष था। सुरा अध्यक्ष मदिरा का अध्यक्ष था। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। अकारा अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। लक्षण अध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष। लोहा अध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष। नवा अध्यक्ष जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष और पतना अध्यक्ष या बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। क्वेश्चन बन सकता है, जहांगीर के शासन के दौरान मुगल चित्रकारी के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। आपको मालूम है जहांगीर ने चित्रकला को पराकाष्ठा तक पहुंचाया था। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ के विषय वस्तु के संबद्ध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से कर दिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने इन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पश्चिम विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर खुद उच्च कोटि का चित्र विशेषज्ञ था। उसका कहना था, यदि कोई 2 या 2 से अधिक चित्रकार एक चित्र बनाए तो यह बता सकता है कि किस चित्रकार ने चित्र का कौन सा भाग बनाया है। चित्रकला के विकास के लिए जहांगीर न्याय विभाग भी बनाया था।
क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूर्व वैदिक समाज एवं समाज के समतावादी स्वरूप में उत्तर वैदिक काल के दौरान किस प्रकार परिवर्तन हुआ। एक बार क्वेश्चन और देखिए, पूर्व वैदिक समाज के समतावादी स्वरूप में उत्तर वैदिक काल के दौरान किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, अर्थात पहले जो समानता था वो उत्तर वैदिक काल में असमानता कैसे हो गया, इसको वर्णन करना है। तो पूर्व वैदिक काल समाज अर्थात ब्रह्म वैदिक काल समतामूलक समाज था। यद्यपि यह पितृ सत्तात्मक समाज था, परंतु यहाँ पर स्त्रियों को बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, पिस्वारा, अपाला आदि विदुषी महिलाएं थी, जिसमें जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। ऋग्वेदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र मिलता है, परंतु वर्ण का आधार कर्म था, जन्म नहीं। ऋग्वेद के प्रारंभिक अवस्था में गणतंत्रात्मक व्यवस्था पाई जाती थी, अर्थात राजा के चुनाव द्वारा चयन होता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था लुप्त हो गई, उसके स्थान पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था आई गई। वर्ण स्पष्ट रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बंट चुका था। स्त्रियों को उपनयन संस्कार बंद हो चुका था, अर्थात स्कूल जाना या अध्यापन ये बंद हो चुका था। समाज में स्त्रियों की स्थिति घट गई थी। उत्तर वैदिक काल सभा महिलाओं की भागीदारी भी बंद कर दी गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि समतामूलक समाज किस प्रकार विभेदीकृत हो गया है। रियासतों के विलीनीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन बन सकता है, स्वतंत्रता समय भारत में 562 देशी रियासतें थी। इसका क्षेत्रफल भारत में 40% था। सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पूर्व बीपी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया। पहले पटेल एवं मेनन ने देशी राजाओं को बहुत समझाइश की, उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप 3 को छोड़कर सभी राजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया, जब उसका शासक पाकिस्तान भाग गया एवं जनमत संग्रह द्वारा भारत मिला लिया गया। हैदराबाद को भी सैन्य कार्यवाही द्वारा 13 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया गया। कश्मीर को पाकिस्तानी कबायलियों के आक्रमण के दौरान वहां के राजा द्वारा विलय पत्र हस्ताक्षर द्वारा भारत मिलाया गया। उस समय वहां का राजा हरि सिंह गौर थे, परंतु कश्मीर का एक विवादग्रस्त विषय है, क्योंकि मामला अभी भी संयुक्त राष्ट्र में चल रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जो कि 175 में अब बनाना है, 10 नंबर का होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं के कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण अध्ययन के निर्माण कार्य में जितना सहयोग स्त्री शक्ति ने दिया, उतना अभी तक किसी ने नहीं दिया। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम, हजरत महल जैसी वीरांगनाओं के योगदान विशेष उल्लेखनीय रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 की स्थापना ने महिलाओं को एक राजनीतिक मंच प्रदान किया। 1890 में कोलकाता अधिवेशन में स्वर्ण कुमारी देवी और श्रीमती कादम्बनी गांगुली ने भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, श्रीमती सुचेता कृपलानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कस्तूरबा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर जैसी अनेक महिलाओं के योगदान के इतिहास कभी विस्मृत नहीं कर सकता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एनी बेसेंट, उनके होम रूल आंदोलन का विशेष योगदान रहा है। कल्पना दत्त बंगाल के वामपंथी राजनीति तथा क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थी। सन 1930 में चटगांव शस्त्रागार लूट में वे सूर्य सेन के साथ लड़ी। सरोजिनी नायडू प्रारंभ से आज़ादी के संघर्ष में सक्रिय रही। उन्होंने धरसना नामक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी व सभी अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे राजनीतिक सक्रिय रही। सुचेता कृपलानी आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह में हिस्सा लिया और जेल गई। इस प्रकार भारतीय नारियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। 1857 के गदर सिपाहियों के गदर से कहीं अधिक तथा राष्ट्रीय विद्रोह के कहीं कम था। टिप्पणी कीजिए। अर्थात आपको बताना, सिद्ध करना होगा कि ये वास्तव में राष्ट्रीय विद्रोह ना होकर ये सिपाही विद्रोह था। इसको जो बहुत लोग कहते हैं, इसी को आपको वर्णन करना है। 1857 क्रांति भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में जाना जाता है। वीर सावरकर ने इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा दी, परंतु आकलन करने पर हम पाते हैं कि यह आंदोलन असंतुष्ट राजाओं और अंग्रेजों से खपा सैनिकों का आंदोलन था, क्योंकि यह आंदोलन संपूर्ण भारत में नहीं फैला। कश्मीर, दक्षिण भारत, पंजाब, गुजरात जैसे इलाके इसका प्रभाव नहीं पड़ा। केवल बंगाल, मध्य प्रांत, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक ही इस आंदोलन सीमित था। भारतीय बुद्धिजीवियों एवं सामान्य जनता ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। अधिकांश राजाओं एवं जमींदारों ने अंग्रेजों को भरपूर साथ दिया। केवल कुछ राजाओं जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां, लखनऊ में बेजिस कादिर, हजरत महल, कानपुर में नावना साहब एवं टट्टो टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं बिहार से कुंवर सिंह ने इस आंदोलन में भाग लिया। जबकि ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद
के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नामा, जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा और दूसरे अनेक सरदारों एवं बड़े जमींदारों ने विद्रोह में कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की। 1857 के विद्रोह के शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं दिली। इसलिए इतिहासकार मजूमदार ने 1857 की क्रांति को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम तथा कहा अतः यह सिपाहियों के गदर से कहीं अधिक और राष्ट्रीय विद्रोह से कहीं कम था। स्पष्ट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, वॉच करते हो, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।